So today we have to do acute inflammatory diseases of larynx. उसमें 3 करनी है, एक acute laryngitis, एक acute epiglottitis and croup. अच्छा, acute laryngitis as the name itself के larynx में inflammation हुई है. अब inflammation can be infectious and non-infection और acute है, भी foreign नहीं हुई है, long term में नहीं है. जो हमने लॉन्ग टर्म लिरिक्स की इन्फ्लेमेशन पढ़ी हैं उनके नेम को ये रिकॉल कर सकता है? टीबी है, यस. टीबी इज अ क्रॉनिक laryngitis. अच्छा, अब इटियोलॉजी में either it can be infectious में it can be viral initially but later on super added क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है. स्ट्रेप न्यूमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, स्टैफ ऑरियस. और नॉन इन्फेक्शियस में कॉजेज हैं कि आपने लिरिक्स को ओवर यूज कर लिया है या चोट लग गई है. अब वोकल अब्यूज इज ओवर यूज कर लिया. कौन कौन से प्रोफेशन जो होते हैं वोकल अब्यूज करते हैं या अपने वोकल्स को ओवर यूज करते हैं? जिनको ये हो सकता है एक्यूट लेरेंजाइटिस, सिंगर्स करते हैं, म्यूजिशियंस, टीचर्स करते हैं. ठीक है, उसके बाद केमिकल बर्न्स. केमिकल बर्न्स ऐसे हुए कि आपने इनहेल कर लिए कोई फ्यूम्स वगैरह, किसी फैक्ट्री वगैरह के पास रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि नाक के जरिए जाता है कुछ ऐसा और गले में दर्द शुरू हो जाता है. किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये? वेरी राइट. अ स्टूडेंट इज सेइंग द चाइल्ड वोकल अब्यूज तो बेगर्स भी करते हैं, और वो जो हॉकर्स, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जो बेच रहे होते हैं रेडियो पे चीजें, वो भी वोकल अब्यूज कर रहे होते हैं. उसके बाद केमिकल बर्न्स किसी ने एक्सपीरियंस किया गले में कि आप किसी खाद फैक्ट्री वगैरह के पास से गुजर रहे हो, कोई केमिकल फैक्ट्री हो, नाक के जरिए इनहेल किया, सारा का सारा गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है. आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद ब्लीच टू, राइट. जब मेरी कोविड आईसीयू में ड्यूटीज थी तो क्लोरीनेशन होती थी, और आई थिंक आई यूज टू गेट एक्यूट लेरेंजाइटिस में गले में पेन होती थी जब मैं इनहेल कर लेती थी क्लोरीन के. उसके बाद लेरेंजियल ट्रॉमा कैसे होगा? पंच मार के. लेरेंजियल ट्रॉमा ऐसे होगा कि किसी की आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तो चोट लग गई ना, क्योंकि आप, यस, ईटीटी से, वेरी गुड. ये ईटीटी से होगा. और केमिकल बर्न्स कैसे होंगे? फ्यूम्स जो आपने इनहेल कर ली. ये देखो, एवरल है, शी स्क्रीम्स वाइल सिंगिंग. सो ये वोकल अब्यूज के दोनों प्रोफेशन है. अच्छा, कभी कभी इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें लोग चीखते हैं, तब भी वो एक्यूट लेरिंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक दो दिन में वो ज्यादा चीख चीख के अपना वोकल कॉर्ड्स को अब्यूज कर देते हैं. अनदर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर डायग्नोसिस, जहां भी होर्सनेस लिखा हुआ आएगा इसका मीनिंग है कि वो कौन से एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, ईएनटी में से थ्रोट को इन्वॉल्व कर रहा है, स्पेशली लेरिंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है. आई टोल्ड यू, जब भी लेरिंग्स की प्रॉब्लम होगी तो फौरन से वो कहेगा होर्स वॉइस हो गई है, और पेन इन थ्रोट के साथ प्रेजेंट कर रहा है. व्हाई इज देयर पेन? बिकॉज इन्फ्लेमेशन का इज वन ऑफ द साइन. उसके बाद रात को ड्राई कफ स्टार्ट हो जाएगी. जनरल सिम्टम्स होंगे कि यू विल हैव ड्रॉनेस, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट. ठीक हो गया. उसके बाद फीवर भी हो सकता है, अगर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी, फीवर तभी होगा सिर्फ. अगर एंडोट्रेकियल के बाद, इंट्यूबेशन के बाद इंजरी हुई है या फिर आपने वोकल अब्यूज किया तो यू वोंट गेट फीवर. लेकिन रॉनेस ऑफ वॉइस, होर्सनेस, पेन, ये सब होगा अगर इफ नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस में ये वाले सारे होंगे, दोनों कॉजेज में. लेकिन फीवर तब होगा जब इन्फेक्शियस कॉज होगी. फ्रिंजाइटिस में यू नेवर गेट होर्सनेस ऑफ वॉइस. यस, गला बैठा होता है, यही होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस, जब चीख चीख के गला बिठा लेते हैं.
जलसों जुलूसों में भी लोग वोकल अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, नारे लगाते हैं। अच्छा, एक ही पिक्चर है, डायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी से ली गई है। इसमें दिखाना है जो नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, आइवरी कलर के होते हैं। आइवरी कलर कौन सा होता है, जो एलिफेंट के हॉर्न्स का होता है। देखो नॉर्मल इस कलर के हैं। इसमें ना कोई स्वेलिंग नजर आ रही है, बिल्कुल स्मूथ है। ठीक हो गया। यस, अनदर पर्सन सेइंग लोग वोकल अब्यूज करते हैं स्टेडियम्स में जाके, वेरी गुड। उनको भी, वो भी कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक्यूट लेरिंजाइटिस के साथ। वो कहेंगे मेरी आवाज होर्सनेस होगी, गले में मेरे दर्द हो रहा है, वो कफिंग भी हल्की हल्की सी हो रही है। ठीक हो गया। ये हो गए आइवरी कलर के वोकल कॉर्ड्स। अब हम आ जाते हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस में कैसे हो गए। एक्यूट लेरिंजाइटिस में सिंस इन्फ्लेमेशन है तो आपको एडीमा मिलेगा और रेडनेस मिलेगी, रूबर कैलर डोलर। ये देखो, यहाँ यहाँ पे स्वेलिंग नजर आ रही है, और ये देखें लाइट हेमरेजेस भी नजर आ रहे हैं। अगेन, लुक एट हाउ नॉर्मल लुक्स। ठीक है, आइवरी कलर के हैं और कोई हेमरेजेस नहीं है, बिल्कुल साफ है। और ये देखो ये कैसे हो गया, बल्जिंग भी नजर आ रही है, एंड ऑल्सो वी कैन सी एडिमा एंड हेमरेजेस। कैन यू अप्रिशिएट देम? Say yes or no so that we can proceed. ठीक हो गया, इसमें हेमरेजेस वगैरह हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक्यूट कंडीशन है। अब लेरिंजियल अपीयरेंस कैसे होगी कि शुरू में, इन अर्ली स्टेज में, एरिदीमा एंड एडीमा सिर्फ एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिस और एटिनॉइड्स एंड वेंट्रिकुलर बैंड्स में होगा। वोकल कॉर्ड्स इनिशियली जो होंगे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होंगे। नॉर्मल कलर क्या है वोकल कॉर्ड्स का? नॉर्मल कलर क्या है वोकल कॉर्ड्स का? आइवरी, जो कि एलिफेंट के टीथ का होता है, हॉर्न्स का। उसके बाद इन कंट्रास्ट टू सराउंडिंग म्यूकोजा जो होंगे ना, ऑल्दो पेशेंट कह रहा होगा मुझे हॉर्सनेस हो रही है, लेकिन वोकल कॉर्ड्स इनिशियली वाइट अपेयर होंगे। लेटर ऑन जैसे स्वेलिंग इंक्रीज होगी तब जाके वोकल कॉर्ड रेड और स्वॉलन होंगे। उसके बाद जब सबग्लॉटिक रीजन इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्टिकी सिक्रीशंस भी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्लियर करने के लिए बंदा कफ कर रहा था। अब ट्रीटमेंट क्या होगी? जब भी कहीं ये सिम्टम देखो होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या लिखना है आप लोगों ने? वोकल वेस्ट। और अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल क्या चीज़ है? स्मोकिंग से क्या होता है, जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं उससे क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस लेरिंजाइटिस होता है ना, नॉन इन्फेक्शियस लेरिंजाइटिस होता है। स्मोकिंग से नॉन इन्फेक्शियस लेरिंजाइटिस होता है, क्योंकि जो इरिटेंट्स निकलते हैं इसके फ्यूम्स में से वो लेरिंग्स को स्वेलिंग कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं, फिर लेटर ऑन आपके वोकल कॉर्ड्स थिक होने लग जाते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली स्मोक को इनहेल कर रहे हो। अल्कोहल का भी सेम मैकेनिज्म है, वो भी केमिकल इरिटेंट है टू द लेरिंग्स। उसके बाद थर्डली उनको कहेंगे कि आपने स्टीम इनहेलेशन लेनी है। यूजुअली हम स्टीम का पानी जो गर्म करते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, घरों में जो हम स्टीम लेते हैं गले जब हमारे खराब होते हैं, जो एक बहुत फेमस ब्रांड की चीज़ है, विक्स डालते हैं। अच्छा, ये याद रखना है और ये ऐसे ही लिखना है, स्टीम इनहेलेशन दो, आप पेशेंट को काउंसिल करते हुए कहो कि उसमें थोड़ी सी विक्स डाल ले, और ये स्टीम लेगा दिन में 2 दफा, 4-5 दिन तक, तो क्या हो जाएगा, जो भी अंदर विस्कस सिक्रीशन होगी वो थिन हो जाएगी, और फिर कफ वगैरह नहीं होगी, और एयरवे भी आपका खुल जाएगा। अब कफ देना है, क्योंकि वो और कफ करेगा और ज्यादा डैमेज होगा गले को, इसलिए कफ सिडेटिव्स दे दो, कफ सप्रेसेंट्स दे दो। ये हम देते हैं
हाइड्रोलिन डीएम सिरप। साथ में एंटीबायोटिक्स दे, तो एंटीबायोटिक्स कब देंगे हम? क्या इंडिकेशन है लेरिंजाइटिस में एंटीबायोटिक्स देने की? इन्फेक्शियस, तो इन्फेक्शन है, किसी को कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन है, कौन सा वाला लेरिंजाइटिस हुआ? अगर मैं आपको हिस्ट्री के देती हूँ कि मैं खाद फैक्ट्री गई थी, वहां से गुजरी थी, मेरा गला खराब हो गया, तो आप मुझे एंटीबायोटिक्स दोगे? विल यू गिव मी एंटीबायोटिक्स? नो। फीवर चेक करोगे, अगर सुपर एडिट हो गई है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब देंगे। अच्छा, सिरप का नेम जो कह रहे हैं ना, आई रोट हाइड्रोलिन डीएम सिरप। एंटीबायोटिक्स अगर आप पकड़ लेते हो कि इन्फेक्शियस कॉज है और पेशेंट को फीवर हो गया, इन्फेक्शियस कॉज ना हो, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गई, एनाल्जेसिक्स देंगे। वो भी अगेन आपके अगर फीवर है, टेस्ट करने के लिए, पेन हो रही है गले में, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। और स्टेरॉइड सिर्फ उन कंडीशंस में देंगे जहाँ पे थर्मल या केमिकल बर्न्स होंगे। नहीं, फीवर नहीं होगा इन्फेक्शन के बगैर। यस, प्रेडनिसोलोन देते हैं। प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, डेक्सा की टैबलेट्स भी दे सकते हैं। अच्छा, ये है अब सेकेंड रिवीजन, इसकी समरी। एक्यूट लेरेंजाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, लास्टिंग लेस देन 3 वीक्स, क्योंकि एक्यूट है। देखो, नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स कैसे हैं, आइवरी कलर के हैं और कितने ओपन है। स्वेलिंग में क्या हो गया, कितने पास आ गए, अब इसमें से कहाँ से आवाज निकलेगी, इसलिए होर्सनेस ऑफ आवाज, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और इतनी थिक आवाज निकल रही है, जिसको कोई स्टूडेंट सेट आवाज बैठ गई है उसकी, आपको सुनते ही पता चल जाता है आवाज बैठ गई है। जैसे आपने क्रिकेट में स्टेडियम में जाके बहुत ज्यादा जोर जोर से चीखें मारी। इसका पिक पॉइंट है, एक तो हिस्ट्री है, ठीक है, और उसके बाद है शॉर्ट हिस्ट्री है। आपको पता है कि आपने लेक्चर 10 लेक्चर पढ़ा लिए एक दिन में, तो आपका गला बैठ गया, स्टेडियम में गया, आपने शोर हल्ला गुल्ला कर लिया, गला बैठ गया। उसके बाद या तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हुई, वायरल मोस्ट कॉमन कॉज है, सेकेंडरी क्या हो सकती है, सुपर एडेड, एच इन्फ्लुएंजा, एस निमोनी, और एक्यूट वोकल स्ट्रेन। ज्यादा यूज कर लिया आपने वोकल कॉर्ड्स को, और मैनेजमेंट सेल्फ लिमिटिंग है। यूजुअली जो हमने चीजें बताई हैं, आपको वोकल रेस्ट कराओ, उनसे कहो कि स्मोकिंग और अल्कोहल ना करें क्योंकि वो केमिकल इरिटेंट्स हैं। स्टीम लो ताकि अंदर कोई अगर सिक्रीशंस हैं ड्यू टू इन्फेक्शन तो वो डिजोल्व हो जाएंगी। फिर कफ वगैरह ना करे, उससे वर्सन हो जाता है। एंटीबायोटिक्स अगर बंदे को फीवर है तो उसको रिजोल्व करने के लिए, एनाल्जेसिक्स क्योंकि पेन हो रही है गले में, स्टेरॉइड्स ओनली इफ देयर इज केमिकल बर्न, ताकि इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर डिजीज, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। जो स्ट्रक्चर है सुप्राग्लॉटिक, ये सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक्सटेंड करता है एपिग्लॉटिस से टू एरेटिनोइड्स तक। ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये हो गया एरेटिनोइड, इन दीज आर वोकल फोल्ड्स, एरेटिनोइड, एपिग्लॉटिस, ठीक है, between supraglottic, supraglottic larynx में 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एपिग्लॉटाइट, एपिग्लॉटिस, एरेटिनोइड्स, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। टिप ऑफ द एपिग्लॉटिस टू सुपीरियर सरफेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके, टाइप इन द चैट which 4 structure form supraglottic larynx or supraglottic region of larynx. Which 4 structures
epiglottis, retinoids, epiglottic fold and false vocal cords. अब हम इनकी इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स हो गए। अच्छा, एक्यूट एपिग्लॉटिस, और इसको हम कहते हैं सुप्राग्लॉटिक लेरिंजाइटिस। सुप्राग्लॉटिक लेरिंजाइटिस, इसकी क्या होगी? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स की। तो उस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए? एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, रेटिनोइड्स। इन एरिया में क्या होगा? एडीमा होगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एयरवे की। ठीक हो गया। अच्छा, इसका ना ये एमसीक्यू भी आता है, यूक्यू भी है। किस एज ग्रुप में होता है? कभी कभी कैच पॉइंट 2 to 7 ईयर लिखा होता है कि बंदा प्रेजेंट, एक चाइल्ड प्रेजेंट कर रहा है 2 to 7 years का विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, स्ट्राइडर, व्हाट कुड बी द कॉज? तो उसमें एक्यूट एपिग्लॉटिटिस होता है। और यूजुअली द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट एससीक्यू बी एमसीक्यू में पूछा जाता है, हीमोइंफ्लुएंजा बी होती है, एच इन्फ्लुएंजा बी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो जाएगा, सोर थ्रोट हुआ, डिस्फेजिया हुआ, डिस्पनिया हुआ, अनेबल टू ब्रीथ और स्ट्राइडर। और अगर इसको फॉरेन ट्रीट ना किया, देयर डेथ कुड अकर। और फीवर होगा स्वेयर। फीवर क्यों होगा? Was it necessary कि acute laryngitis में फीवर हो? It wasn't necessary. But is it necessary कि acute epiglottitis में फीवर हो? Is it necessary? Yes, is 100% necessary। उसकी इसकी बैक्टीरियल कॉज है। वो तो चीख के भी मैं वैसे अपना गला खराब कर सकती थी, तो वो एक्यूट लेरेंजाइटिस था। अब आप दोनों के फीचर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, और हिस्ट्री से और फीचर से, कि एक्यूट लेरेंजाइटिस कब हुआ है और एक्यूट एपिग्लॉटिटिस कब है। एक्यूट लेरेंजाइटिस तो हमारे एज ग्रुप में भी हो सकता था। आर वी एलिजिबल फॉर एक्यूट एपिग्लॉटिटिस? नो, वी आर नॉट। 2 to 7 एज ग्रुप पे छोटे बच्चे के साथ आएगा, और स्ट्राइडर के साथ, अनेबल टू ईट, अनेबल टू ब्रीथ, सोर थ्रोट और फीवर। जैन क्या चीज रिपीट करनी है? अच्छा, इसके देखो दोबारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ड्रूल कर रहा होगा। ड्रूल क्यों कर रहा है? मुंह से लाल क्यों टपक रही है, मुंह खुला हुआ है, सांस नहीं आ रही। अपनी नेक को वो हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में होल्ड कर रहा है, ऑल टू मेंटेन एयरवे, अंदर सांस नहीं जा रही। अच्छा, ये एक ट्राइपॉड पोजीशन है। ये यूएचएस में बार बार सिनेरियो में दी होती है और स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते। इसको पिक करना है तो फौरन से आंसर बन जाएगा डायग्नोसिस आपका कि एक्यूट एपिग्लॉटिटिस हुआ हुआ है। और जो इसमें स्ट्राइडर है वो लेटर ऑन फाइंडिंग है, और इसमें कोई कफ नहीं होती। वॉज कफ प्रेजेंट इन एक्यूट लेरेंजाइटिस? यस, बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन एक्यूट एपिग्लॉटिटिस। इस पे तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है एडिमा के बाद। ये देखो, ये ट्राइपॉड पोजीशन होती है। बच्चा क्या करते हैं? ऐसे करके बैठा होता है, जैसे अपने हाथों को पीछे करके सपोर्ट कर रहा होता है। ये देखो, ये ट्राइपॉड पोजीशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये वाला क्वेश्चन भेजा हुआ था, जिसमें देवर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज है और ये क्यों है। ये इसलिए होती है, नेक एक्सटेंड की होती है उसने, क्या कि वो एयरवे मेंटेन कर सके, ओपन रख सके। ठीक है, मेंटेन कर सके या ओपन रख सके एयरवे, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा, अब ट्राइपॉड पोजीशन, विल इट बी प्रेजेंट इन एक्यूट लेरेंजाइटिस? नो, उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्राइपॉड पोजीशन, ये पोजीशन है, ये देखो, ये ट्राइपॉड पोजीशन है। बच्चे ने क्या किया हुआ है? आगे को अपने आप को पुश किया हुआ है, अपनी चेस्ट को, और पीछे हाथ रखे हुए। ये ट्राइपॉड पोजीशन है। जब बच्चे को कहते हैं उठ के बैठो, तो वो क्या करता है? सिट अप करने के लिए अपने हाथ पीछे की तरफ उसने प्लेस किए हैं, लाइक अ ट्राइपॉड।
इज इट क्लियर? ट्राइपॉड पोजीशन। और ये जैसे ही लिखा हुआ आएगा तो वो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस फौरन उसका आंसर बनाना है, क्योंकि ये उसका स्पेसिफिक फीचर है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन और इसमें डायग्नोसिस कैसे करना है। एग्जामिनेशन में आपने टंग डिप्रेसर से देखना है रेड और स्वॉलन एपिग्लॉटिस होगा। अच्छा, इसको रेड और स्वॉलन एपिग्लॉटिस को हम ये भी कहते हैं एंग्री रेड एपिग्लॉटिस और राइजिंग सन साइन। रिमाइंड मी अगेन, ये किन स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन है? टाइप इन चैट। ये फोर स्ट्रक्चर्स की है, एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, रेटिनोइड्स एंड वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, टंग डिप्रेसर से हम करके देख सकते हैं राइजिंग सन साइन और एंग्री एपिग्लॉटिस जो कि रेड और स्वॉलन होगा, बट वी डोंट यूजुअली डू दिस क्योंकि एंजाइटी होती है बच्चे को और उससे और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज की, तो हम ये करते नहीं है। सिंपल हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है। लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे नेक, जैसे ये लिखा हुआ है आप लोगों ने भी ऐसे लिखना है। आप लोग क्या करते हो, लिख देते हो एक्सरे। भाई एक्सरे किस चीज़ का? एक्यूट एपिग्लॉटिस में, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में आपने किस चीज का एक्सरे लगा रहे हैं? लेग का करा रहे हो, पेट का करा रहे हो? लिखो पूरा, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे ऑफ नेक विल शो स्वॉलन एपिग्लोटिस, जिसको आप थंब साइन कहते हैं, ये भी आपको दिखाती हूँ। पहले ये फाइंडिंग आएगी, कैन यू सी कि ये देखो, राइजिंग सन साइन, राइजिंग सन साइन, एंग्री रेड एपिग्लोटिस, ये नॉर्मल है, ये डिजीज्ड है, एडीमा है और रेडनेस है। एंग्री, एंग्री का मतलब जो लाल हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है, तो कलेक्टिवली हम इन फोर स्ट्रक्चर्स को सुप्राग्लॉटिक बोलते हैं, सुप्राग्लॉटिक रीजन ऑफ लिरिक्स। सब ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एंग्री, इसको हम एंग्री रेड एपिग्लॉटिस भी बोल सकते हैं, इसको हम राइजिंग सन साइन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल में ये है ही नहीं। और ये हमें कैसे नजर आएगा? जब आप टंग डिप्रेसर से टंग नीचे करोगे और इंटरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी में देखोगे, बट वी डोंट यूजुअली डू दिस क्योंकि बच्चा एंशियस हो जाता है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखो पहले ही ऑलरेडी बंद हुआ हुआ है और एंजाइटी की वजह से ज्यादा हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया? से यस सो दैट वी कैन प्रोसीड। से यस सो दैट वी कैन प्रोसीड। इंटरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी कैसे होती है कि आप स्मॉल मिरर को थ्रोट की तरफ लेके जाते हो अंदर और फिर इस मिरर पे स्ट्रक्चर्स देखते हो, वोकल कॉर्ड्स, एपिग्लॉटिस, स्ट्रक्चर्स जो आप देखते हो इंटरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी में, दे आर आस्क्ड इन वाइवा, ऑस्पी। कौन कौन से नजर आते हैं? ओरोफेरिंक्स नजर आते हैं, बेस ऑफ द टंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर लेरिंजियो फेरिंक्स नजर आता है, पीरिफॉर्म, फोसा, पोस्ट क्रिकॉइड रीजन, लिरिक्स के सारी चीजें नजर आती हैं, एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, एरेटिनोइड्स, लेरिंजियल, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, जहाँ से स्टार्ट होता है नजर आना, बेस ऑफ टंग से, एंड इट गोज अप टू ट्रेकियल रिंग। याद नहीं करने, लेकिन यू हैव टू नो दिस, यस, ये सुनते हैं, ये आने चाहिए, पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी से कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, थोड़ा सी नो हाउ होनी चाहिए, बेस बनी होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक नहीं। अच्छा, अब ये एडीमा ऑफ एपिग्लॉटिस है, ये इसको क्या क्या कहेंगे? ये कैसा नजर आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने जो साइंस बताए हैं फाइंडिंग्स में,
राइजिंग साइन, यस. नो इट्स नॉट थंब साइन, रॉन्ग. वो एक्सरे पे नजर आता है. ये राइजिंग सन साइन इन्वॉल्विंग एपिग्लॉटिस, एंग्री रेड एपिग्लॉटिस. व्हाट एल्स? एंग्री रेड एपिग्लॉटिस, देख रहे हो ये रेड हुआ है, स्वॉलन हुआ है, ऐसा नहीं होता असल में. अच्छा, अब ये थंब साइन है. अब मुझे बताओ थंब साइन कौन सी इन्वेस्टिगेशन पे नजर आते हैं और किस एंगल से वो इन्वेस्टिगेशन करनी है? लेटरल एक्सरे पे. किस जगह का लेटरल एक्सरे? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक. अच्छा, थंब साइन ये देखो, ये देखो, देख सकते हो ये थंब की तरह थंब साइन. अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि एपिग्लॉटिस की स्वेलिंग हुई हुई है. ठीक हो गया. थंब साइन. थंब साइन अगर एमसीक्यू में लिखा हुआ है, दे आर चाइल्ड प्रेजेंटेड विद स्ट्राइडर एंड डिस्पनिया. ही वाज अबाउट 5 year old. On x-ray we found thumb sign. What is the disease? What is the disease? Try to answer it. Acute epiglottitis. अच्छा, अब इसमें इसको इस बच्चे को आपने हॉस्पिटलाइज कर देना क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है. एंटीबायोटिक्स देनी है आईवी, एम्पिसिलिन और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा, जो कि पॉजिटिव एजेंट है. स्टेरॉइड एक्यूट लारिंजाइटिस में देना वाज नॉट नेसेसरी अनलेस देयर वाज अ केमिकल बर्न. लेकिन स्टेरॉइड यहाँ पे देना इज वेरी नेसेसरी क्योंकि एडिमा हुआ है, इसको खत्म कराना है हमने. पानी पिलाना है बेतहाशा, ऑक्सीजन लगानी है. और अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये फॉरन इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं और इट कैन बी फेटल. तो आपने ट्रेकियोस्टमी करके एयरवे को पेटेंट कर देना है. ठीक हो गया. हॉस्पिटलाइज करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है लाजमी. उधर देना वाज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट कुड बी नॉन इन्फेक्टिव इन नेचर. लेकिन यहाँ पे इस 100% नेसेसरी. स्टेरॉइड्स भी 100% देने. हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स. हाइड्रेट करो, ऑक्सीजन लगाओ उसको, पेशेंट को. हाइड्रेशन क्यों करते हैं? जब भी गले वगैरह खराब होते हैं तो हम मैक्सिमम हाइड्रेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं मैक्सिमम हाइड्रेशन? क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह आपके गले में सेटल हुआ हुआ है, इट विल गो डाउन, वॉश आउट करने के लिए. ये देखो, इट्स अ समरी ऑफ एपिग्लॉटिटिस. एयरवे में इंफ्लेमेशन हुई हुई है सुप्राग्लॉटिक रीजन की. इंक्रीज पल्स है, रेस्टलेसनेस है. रेस्टलेसनेस इसलिए क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही. एंजाइटी इतनी ज्यादा है उसको कि अगर आपने उसका मुंह खुलवाने की कोशिश की तो द पेशेंट विल गो इनटू मोर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, ड्रूल आउट कर रहा है, मुंह खोला हुआ है क्योंकि सांस नहीं आ रही. एग्जामिनेशन इज नॉट नेसेसरी. आप एक्सरे करवाओ, उसके बाद फिर एंटरट्रेकियल इंट्यूबेशन करो, ह्यूमिडिफिकेशन, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करा दो उसको क्योंकि द चाइल्ड विल बी डिहाइड्रेटेड एज वेल. अभी तो गार्गल्स नहीं देने, पहले तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, गार्गल्स अभी नहीं देने, लेटर ऑन. अब ये बताओ इसका आंसर. अ 2 year old चाइल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैच, सडनली डेवलप्ड स्टाइडर dysphagia, suffering from sore throat 3 days ago. He was brought to emergency with fever 103 degree Fahrenheit. Feels rather uncomfortable in leaning forward position with drooling saliva.
एक एक पॉइंट का मुझे बताओ। 2 ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 to 7 years में एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस होता है, इटियोलॉजी में हमने पढ़ा है। उसके बाद सडनली सिम्टम्स जो होते हैं डेवलप करते हैं इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद सोर थ्रोट्स को 3 दिन से चल रहा है। फीवर कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। उसके बाद ये देखो, ड्रूलिंग सलाइवा रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, और दूसरा ट्राइपॉड पोजीशन उन्होंने कितना क्लियरली लिखा है। ट्राइपॉड पोजीशन एज ग्रुप से कैन यू आइडेंटिफाई कि ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की बात हो रही है। फिर व्हाट इज द अंडरलाइंग causative agent, H influenza, how will you manage this case? वो पहली इमरजेंसी में आया हुआ है। इमरजेंसी में क्यों ले आए इस पेशेंट को, इस 2 year के चाइल्ड को? Why have they brought this child or patient in emergency? Rapidly progressive है, breathing difficulty हो रही है, you have to intubate the patient। तो हम क्या क्या लगाएं इसे, मेडिसिन क्या क्या दें? हॉस्पिटलाइज कर लें, इमरजेंसी में आया हुआ है, एंटीबायोटिक्स दो, स्टेरॉइड्स दो। ठीक हो गया। उसके बाद हाइड्रेट करो, ऑक्सीजन लगा दो। अगर फिर भी उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत ज़्यादा है तो ट्रेकियोस्टमी करके इंट्यूबेट करो उसको। अब हम करेंगे थर्ड हमारी, एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। अब ये थोड़ी नीचे चली गई है, लेरेंजियो भी है, ट्रेकिया भी इन्वॉल्व करी है, और ब्रोंकाइटिस भी है, और इसको इजियर वर्ड्स में कहते हैं। अगेन जैसे नेम में लिखा हुआ है, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इज इट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर? देन हमने इसके ऑलरेडी कल भी 3 टॉपिक्स किए हैं, आज भी 3 टॉपिक्स किए हैं, 6 टॉपिक्स हो गए ये टोटल। अच्छा, अब इटियोलॉजी क्या है? इट्स वायरल इन्फेक्शन। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की इटियोलॉजी क्या थी? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की इटियोलॉजी क्या थी और एज ग्रुप क्या था? एच इन्फ्लुएंजा, और 2 to 7 years। अब इसकी वायरल इन नेचर है, इनका दोनों का डिफरेंशिएटिंग टेबल भी आता है कभी कभी ड्रॉ करने के लिए। और 6 months से 3 years ऑफ एज, दिस चाइल्ड इज मच मच यंगर। अच्छा, ऑल्दो इसकी वायरल इन्फेक्शन है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है ग्राम पॉजिटिव की। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। हम पढ़े एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। अच्छा, अब पैथोलॉजी क्या है? कि जो लूज एरियोलर टिश्यू है इन द सबग्लॉटिक रीजन, उसकी स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग की हुई है, देयर इज वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद क्या हुआ? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्ट्राइडर हो गया। व्हाट इज स्ट्राइडर? व्हाट इज स्ट्राइडर? इट्स ओके इफ यू डोंट नो, कल हमारा पूरा एक लेक्चर होगा स्ट्राइडर के ऊपर। ठीक है। उस और थिक टेनिशियस सिक्रीशंस आ गई, बिकॉज इन्फेक्टिव इन नेचर है, सारी सिक्रीशंस आ गई और फिर एयरवे ऑक्लूड कर दिया उन सिक्रीशंस ने। अब सिम्टम्स क्या होंगे? ऑलवेज रिमेंबर सिम्टम्स, क्योंकि लेरिंग्स में इन्वॉल्व करिए। पहले तो होर्सनेस होगी, देन सील लाइक बार्किंग कफ, सील इज एन एनिमल, उसकी तरह की बार्किंग कफ होगी। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा, और वेरिएबल डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डिपेंडिंग कि कितनी सिक्रीशंस आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा, सी लाइक बार्किंग कफ को आप बोलते हो CROUP। सी लाइक बार्किंग कफ किस डिजीज में होती है? सी लाइक बार्किंग कफ किस डिजीज में होती है? क्रूप किस डिजीज में होती है?
एक्यूट लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में, राइट। अच्छा, लेट मी शो यू कि ये कैसी साउंड करती है। सुनी सबने सील लाइक बार्किंग कफ। ऐसी होती है सील लाइक बार्किंग कफ। और ये किस डिजीज में होती है? क्रूप में। और व्हाट डू वी कॉल इट? acute laryngiotracheobronchitis, which is viral in nature, para influenza type 1 type 2 से, and it's 6 month to 3 year old में होती है। और also this child will have stridor। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रास्टर्नम या सुपरस्टर्नम के ऊपर या इंटर कोस्टल स्पेसिस में रिसेशन होती है। अच्छा, उर्दू में इसको बोलते हैं, जब पेशेंट की अम्मी आपको लेके आती हैं पीडियाट्रिक्स में, तो वो कहती है कि ऐसा लगता है बच्चे की हंसली चल रही हो। सुना है किसी ने, अगर कोई किसी का पीठ स्पॉट लगा हो तो? किसी को आइडिया है? अच्छा, जब हंसली चलती है ना, तो यू हैव टू टेक द चाइल्ड इन इमरजेंसी, और उसको एडमिट कराना होता है, हॉस्पिटलाइज करना होता है। और ये एक्यूट लेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में होता है। सब कोस्टल, इंटरकोस्टल या सुप्रास्टर्नल रिसेशंस। और दीज शो के अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए आई है? थिक टेनिशियस सिक्रीशन सी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्ट्राइडर हो रहा है, और क्या चीज हो रही थी? सील लाइक बार्किंग कफ। अच्छा, इसमें जब आप एक्सरे कराते हो, एक्सरे किस जगह पर करवाना है और किस व्यू में कराना है? यस, एक्सरे नेक कराना है एपी व्यू में। एपी व्यू में, पीए व्यू में कराना होता है एक्सरे नेक, पीए व्यू में। पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू होता है ये। आप लोग लेटरल व्यू में भी कराओगे एक्सरे नेक का? अगर कोई डम है और उसको नहीं पता चल रहा है एपिग्लोटाइटिस और क्रू के फीचर्स, तो वो लेटरल व्यू में करा के देख ले। अगर थंब साइन आ रहा है तो एपिग्लोटाइटिस होगा, और अगर स्टीपल साइन आ रहा है पीए व्यू ऑफ नेक में, अगर पीए व्यू में आ रहा है तो इट विल बी एक्यूट लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ये स्टीपल साइन है। स्टीपल का क्या मतलब होता है? ये ना नैरोइंग हुई हुई है यहाँ पे। ये देखो, लेट मी शो यू व्हाट स्टीपल साइन। ये देखो, टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ अ चर्च। यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी और ऐसा लगेगा। ये देखो एक्सरे पे स्टीपल साइन नजर आ रहा है। ठीक है, टेपिंग ऑफ एजेस होंगे। ये हो गया स्टीपल। अब सबको समझ आ गई, स्टीपल साइन नजर आएगा ये टॉप ऑफ द चर्च पिलर। यस, इसे देखो स्टीपल कैसा देखने में। ये देखो स्टीपल ऐसा होता है देखने में, टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ चर्च। स्टीपल साइन नजर आता है आपको एक्यूट लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में। अब ट्रीटमेंट क्या होगी? आपने इस बच्चे को फौरन हॉस्पिटलाइज कर देना, बिकॉज देयर इज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। और एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स क्यों देनी है? वाजंट द इटियोलॉजी वायरल इन नेचर? यस, सेकेंडरी
अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में ह्यूमिडिफिकेशन। व्हाई डू वी नीड टू ह्यूमिडिफाई? पैथोलॉजी में ऐसा क्या हुआ था, क्या मुझे ह्यूमिडिफाई करने की जरूरत पड़ गई है? ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री को क्या चीज ब्लॉक करी? क्रस्टिंग हुई थी और थिक टेनिशियस सिक्रीशंस थी। उसको मैं चाहती हूँ डिसॉल्व हो जाए सिक्रीशंस को। उसके बाद आपने पारेंटल फ्लूइड लेने, क्योंकि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा था, डिहाइड्रेट हुआ है, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए आपने पारेंटल फ्लूइड्स देने हैं। उसके बाद स्टेरॉइड्स देने हैं, दैट्स मस्ट। आईवी देने हैं 100 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसमें एड्रेनालिन देना है। व्हाई डू वी गिव एड्रेनालिन हेयर? ब्रोंकोडायलेटर है, सिंपल। अच्छा, एड्रेनालिन आप लोगों ने नोट किया, हमने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में दिया था, इधर क्यों दे रहे हैं हम? उधर क्यों नहीं दिया था? अगर यहाँ पे आप एड्रेनालिन दे दो ना, सिंपल, आपको ट्रेकियोस्टोमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऐसी क्या बात है? यहाँ पे भाई ब्रोंकस इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर दे दो। एड्रेनालिन वहां पे एक्ट करता था ब्रोंकाई पे, वहां पे तो जो हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस करके आए वहां पे किस चीज पे एक्ट करता? और फिर भी हो सकता है आपको ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़े, ठीक है, इफ देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसका ये डिफरेंसेस वाला टेबल इट्स इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। कॉजेटिव एजेंट जो होता है बैक्टीरियल होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का। एच इन्फ्लुएंजा, एज क्या होती है? 2 to 7 years। और एक्यूट रेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, 3 months to 3 years होती है। और एरिया कौन सा इन्वॉल्व करता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में? सुप्राग्लॉटिक लेरिंग्स। लेकिन ये जो लेरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है वो ऑब्वियसली ट्रेकिया की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, लेरिंग से ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस ब्रोंकस की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और बात, जो प्रीवियसली सिम्टम्स प्रेजेंट थे वो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में नहीं होते इतने ज्यादा प्रेजेंट जितने वो क्रू में प्रेजेंट होते हैं। ऑनसेट सडनली आप हॉस्पिटलाइजेशन, एकदम से सिम्टम्स बहुत वर्सन हो जाते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। फीवर इसका हाई होता है, जब भी बैक्टीरियल होता है उसका हाई फीवर होता है, जब वायरल होता है वो लो ग्रेड फीवर होता है। कफ, सील लाइक बार्किंग कफ किस में प्रेजेंट होती है? CROUP। स्ट्राइडर दोनों में हो सकता है, ठीक है। और डायनोफेजिया पेनफुल स्वेलिंग भी दोनों में हो सकती है, बच्चा कुछ खा पिएगा नहीं, गले में बहुत दर्द हो रही है, तो इसलिए हम उसको पारेंटल फ्लूइड्स दे रहे होते हैं। अब जब रेडियोलॉजी करवाते हैं तो लेटरल व्यू पे क्या आता है? थंब साइन। और स्टीपल साइन उसमें आता है एक्यूट रेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में। ट्रीटमेंट क्या होती है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में आपने एडमिट करना है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन, एमोक्सिलिन, ह्यूमिडिफिकेशन देनी है। इसमें एक्यूट रेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में ह्यूमिडिफिकेशन इसमें भी करनी है, और साथ स्टेरॉइड्स इसमें मस्ट है। एंटीबायोटिक सेकेंडरी है इसकी, नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ 6 year old बॉय, इस एज ग्रुप का देख लो, एज ग्रुप देख लो पहले। 6 year old बॉय presents to you with high grade fever। हाई का मतलब हो गया बैक्टीरिया। डिस्फेजिया और स्ट्राइडर, स्ट्राइडर तो दोनों में होता है। On examination, he is sitting and leaning forward with drooling of saliva. Sitting and leaning forward is which sign? Tripod. He looks, he is looking toxic. He has a history of flu 3 days ago. What is the most probable diagnosis? Acute epiglottitis है ये। और डीडी में क्या लिखोगे? यस, डीडी में क्रू लिखोगे आप। एक्यूट लेरेंजाइटिस भी लिख सकते हो, बट उसमें इस कोई भी साइन नहीं होता, तो एक ही डीडी इसकी बनती है, एक्यूट रेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। डीडी में लिख रहे हैं बट इट्स नॉट योर डायग्नोसिस, असली डायग्नोसिस एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। हाउ विल यू मैनेज? इन्यूमरेट 4 steps ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल है, हॉस्पिटलाइज करो उसको, एंटीबायोटिक्स दो, स्टेरॉइड्स दो,
और एयरवे मेंटेन करने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करो, ऑक्सीजन दो या ट्रेक्योस्टमी करो। जिस फ्लूइड्स देंगे, 4 स्टेप्स उसने कहा है ना, 4 स्टेप्स में हॉस्पिटलाइज करना पहला स्टेप है। या मे बी मैनेजमेंट में तो वो हॉस्पिटलाइजेशन तो नेसेसरी होगी, उसके बाद शुरू करो यहाँ से एंटीबायोटिक से, ठीक है, स्टेरॉइड्स, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजनेशन।